अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मीडिया इत्तलात के मुताबिक आज 7वीं मरतबा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल गए। ताहम एक बार फिर उनको मुलाकात की इजाज़त ना दी गई मगर उन्होंने जेल के बाहर धरना दिया। इमरान खान से मुलाकात का मामला अब एक इंतज़ामी नहीं बल्कि सियासी और कानूनी सवाल बन चुका है। इमरान खान की बहनें और PTI के अहम रहनुमा भी कई हफ्तों से इमरान खान से मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं मगर बार बार इससे रोक दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कैद रहनुमाओं को मुलाकातों की इजाज़त देना मामूल की बात रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी सभी मुख्तलिफ अदवार में जेलों में रहे हैं और अपने साथियों और अहले खाना से मुलाकातें भी करते रहे हैं। इस तनाजुर में इमरान खान से मुलाकात रोकने का फैसला किस सूरत हाल की निशानदही कर रहा है? इमरान खान को जेल में करीबन 27 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। इस अरसे में उन्हें अपनी बहनों, वुकला, पार्टी रहनुमाओं और दीगर करीबी अफराद से मुलाकातों की इजाज़त मिलती रही है। मुल्क में इंतखाबात हुए, नई हुकूमतें कायम हुई, सियासी एहतजाज हुए, हत्ता के PTI ने मुल्क भर में एहतजाजी तहरीकें चलाईं, जंगें हुई। इस दौरान इमरान खान के बयानात अपने वुकला, बहनों और रहनुमाओं के जरिए न सिर्फ सामने आते रहे बल्कि सियासी मंजरनामे पर असरअंदाज भी होते रहे। दिलचस्प अमर यह है कि कैद में रहते हुए ही इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हटाकर सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला भी नामजद किया, जो इस बात की अलामत थी कि इमरान खान जेल में होने के बावजूद अपना भरपूर सियासी असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नजर आती है। सवाल यह है कि आखिर हुकूमत को कौन सा ऐसा खदशा लाहक है जिसके बायस मुलाकातों की इजाज़त देने से गुरेज किया जा रहा है? क्या 27वीं आईनी तरमीम के बाद नई सियासी सूरत हाल, इख्तियारात की असर नौ तकसीम और मुस्तकबिल के सियासी इत्तेहाद हुकूमत को मोहतात बना रहे हैं? यह खदशा यह है कि इमरान खान के बिलवास्ता पैगामात हुकूमती हिकमत अमली को मुतासिर कर सकते हैं। यह भी अहम है कि आज जिन शख्सियात के पास मुल्क की कलीदी सियासी पोजीशंस हैं, चाहे वो सदर आसिफ अली जरदारी हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या फिर मरियम नवाज और बहुत से वफाकी वज़रा, वो खुद भी जेलों में रह चुके हैं और हालिया तारीख में ही। अब इमरान खान के मामले में रवैया मुख्तलिफ क्यों हो गया है? क्या ये जेल कवानीन का नया सख्त इतलाक है या फिर मौजूदा सियासी माहौल में इमरान खान के असरात को महदूद करने की कोई कोशिश है? ये तमाम अवामिल इस सवाल को मजीद अहम बना देते हैं कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना देना महज एक इंतजामी फैसला ही है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी हिकमत अमली कार फरमा है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ PTI कारकुनों में बेचैनी पैदा की है बल्कि सियाकारों के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी तनाजुर में इस फैसले के मकासद आखिर क्या हैं। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और कुछ ही देर में रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए। पैनल के लिए सवाल: 27 माह की कैद, इंतखाबात, अदालती फैसले, वज़ीर आला की तब्दीली, कानून साजी या फिर PTI के एहतजाज। बानी PTI मुलाकातों के जरिए पैगामात देते रहे, अब मुलाकातों पर पाबंदी। हुकूमत को आखिर खदशात क्या हैं? ज़ैगम साहब, क्यों हुकूमत की स्ट्रेटेजी जमूद का शिकार है? कोई परेशानी है, कोई असरअंदाज होने का उनको खदशा है? उनके खदशात को कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? मुर्शिद जिंदान में हैं और हुकूमत की मौजें हैं। वो अकेले अखाड़े में दंदना रहे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि मुर्शिद बाहर आएँ और मक्खन में बाल बने? तो हुकूमत की तो यही ख्वाहिश है कि मुर्शिद की अपने मुर्शिद से लड़ाई जारी रहे और अखाड़ा वाहिद उनके लिए खुला रहे, कोई मुकाबला ना हो। देखिए, हुकूमत की स्ट्रेटजी ये रही है कि सियासत में इमरान खान के असर को महदूद किया जाए, कम से कम किया जाए, और जो बाहर PTI की लीडरशिप है वो पहले भी एक दूसरे को बहुत डिस्क्रेडिट कर चुकी है, वो आपस में लड़ाइयाँ करें, जिसमें माशाल्लाह वो बड़ी महारत हासिल कर चुके हैं। अब तो ये बात हुकूमत बड़ी वाज़ेह तौर पर कह रही है। हुकूमत कह रही है कि कानूनी तौर पर इजाज़त ही नहीं है किसी कैदी को कि वो कोई सियासी पैगाम दे, कोई सियासी तकरीर दे, कोई मैसेज दे के बाहर भेजे। अब तो वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, तो एक तो वाज़ेह सी बात है। आपने बताया कि पिछले दौर में सियासी रहनुमाओं को इजाज़त होती थी, मुलाकातें होती थी। देखिए, जो पहला दौर था बेनज़ीर साहिबा का, उससे पहले 90 की दहाई तक 2000 का जो पहला अशरा था, उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं हुआ करता था। इतनी आसानी से जो पैगामात हैं वो फैल नहीं जाया करते थे। अब तो मैसेज बाहर निकलता है और साथ ही फैल जाता है।
अब देखिए बहस इस वक्त जो हो रही है, थोड़ी देर के लिए उस बहस को देखिए कि दो बड़ी सियासी जमातों में एक हुकूमत है, एक सबसे बड़ी अपोजिशन है। बहस ये चल रही है कि जब हम बंद थे तो हमारे पास एक कंबल हुआ करता था, अब ये बंद है तो हम तो दो कंबल दे रहे हैं। दो कंबल, बिल्कुल। हमें सादा नान मिलता था, ये रोगनी नान खा रहे हैं। ठीक है जी। हमारे पास कूलर हुआ करता था, इसके पास एसी है। यहां तक बात पहुंच गई है। और अगर हम देखें पीछे ज़रा जाएं, इमरान खान के जो जितना अरसा रहा है 2 साल से ज़्यादा बंद होने का, तो हमें एक पैटर्न नज़र आता है कि जब हुकूमत महसूस करती है कि इमरान खान किसी तरह की मोबिलाइजेशन को शुरू करने लगे हैं, मोबिलाइजेशन के ऑर्डर देने लगे हैं, मोबिलाइजेशन की हिदायत देने लगे हैं, तो वो उनकी मेल मुलाकात को महदूद करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एक सज़ा के तौर पर भी और उस मोबिलाइजेशन को रोकने की कोशिश के तौर पर भी। अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि इमरान खान की हिदायत पर पख्तूनख्वा में एक नई हुकूमत आई है और उस हुकूमत का मैंडेट बड़ा वाज़ेह है। वज़ीर आला जो बने हैं वो कह रहे हैं कि उनका वाज़ेह मैंडेट जो है वो ये कि इमरान खान को रिहा कराना है। उन्होंने कहा गवर्नेंस मेरा मैंडेट नहीं है, सर्विस डिलीवरी मेरा मैंडेट नहीं है, मेरा मैंडेट सिर्फ इमरान खान को रिहा कराना है। यानी जो हुकूमत इमरान खान ने बदली है वो एक मोबिलाइजेशन के लिए बदली है, एक मज़ाहिमत के लिए बदली है। तो हमने देखा कि जैसे ही वो वज़ीर आला बने तो उनको इजाज़त नहीं दी गई इमरान खान से मिलने की, कि किसी तरह की वो मोबिलाइजेशन की कोशिश ना कर सके। इसके अलावा हमें कुछ इख्तलाफात ऐसे नज़र आ रहे हैं जिस पर हुकूमत और हुकूमत के अलावा जो ताकतवर हल्के हैं वो भी नाराज़ हैं और बहुत से और लोग भी नाराज़ हैं। वो है इमरान खान की 2 चीज़ों के बारे में राय और पॉलिसी। एक है दहशतगर्दी के बारे में राय और पॉलिसी कि उनका वाज़ेह हुक्म है कि किसी तरीके से टीटीपी से पंगा नहीं लेना और टीटीपी के ख़िलाफ़ नहीं जाना। मेरी राय में ये पीटीआई की इंश्योरेंस पॉलिसी है ताकि ये दहशतगर्द तंजीमें उनको टारगेट ना करें। सही। दूसरी बात, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पॉलिसी इस वक्त आपको पता है अफगानिस्तान से एक जंग जैसी सूरत हाल है, जंग बंदी है इस वक्त, जंग ख़त्म नहीं हुई, हम एक तरह की जंग कर चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की प्रॉक्सी वार जारी है। बिल्कुल। उस पर भी जो इमरान खान की राय है उस पर बहुत बेइंतहा एक नापसंदीदगी हुकूमत के अंदर मौजूद है, ताकतवर हलकों के अंदर मौजूद है। तो इस तमाम पर उनका इन्फ्लुएंस महदूद करने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन गलत बात और अफसोस की बात यह है कि आपने कहा कि कवानीन का सख्त अमल दरामद किया जा रहा है, जेल के कवानीन का। देखिए जेल के कवानीन पर आखिरी राय अदालत देती है। दुरुस्त हो गया। हम कानून पढ़ सकते हैं लेकिन जब कानून पर हमें इख्तलाफ हो तो कहाँ जाएंगे? ठीक हो गया। अदालत के पास जाएंगे ना। आपकी गुफ्तगू ये कह रही है कि खदशा उस इम्पैक्ट से है जो इमरान खान की मोबिलाइजेशन से होता है। इस बाइस हुकूमत एक जमूद की कैफियत में। इफ्तिखार साहब, सिस्टम की बात की जाए, मजबूत हाइब्रिड निज़ाम मौजूद है और जिस रुख और जिस अंदाज से चलने की शहबाज हुकूमत की कोशिश है वो उसी तरीके से चल रहे हैं। क्या इमरान खान का एक पैगाम सियासी बिसात पर इतना असरअंदाज होने की सलाहियत रखता है कि उनकी मुलाकातों पर हफ्तों पहरा या पाबंदी रख दी जाए कि घर वाले और ख़ानदान वाले भी ना मिल पाएँ? देखें, पहली बात तो है कि आप उसको पंजाब की हद तक ही महदूद ना अपने सवाल को रखा करें। हम पाकिस्तान की बात करा करें, वफाक की बात करा करें। और जब हम पाकिस्तान और वफाक की बात करते हैं तो फिर हमें ये देखना है कि हमारे वफाक के 2 बड़े सूबों में जो वाक़यात हो रहे हैं वो कौन करा रहे हैं और उनकी ज़िम्मेदारी किस पे आती है और उनके बारे में बानी की राय क्या है और बानी उनके बारे में क्या ख़यालात का इजहार करता है और क्या हदायत देता है और बानी के नामज़द करदा वज़राए आला उनके अहकामात पे अमल करने के लिए किस हद तक जाते हैं कि इवन वो वफाक के बनाए हुए कवानीन को मानने को तैयार नहीं है। ये मामला बहुत संजीदा है। ये मामला मैं इतना नहीं है कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही। और दूसरी एक बात मैं और भी अर्ज़ करूँ, मैं ख़ुद जेलों में रहा हूँ। जेलों के अपने रूल्स हैं और मुख्तलिफ है। कैदी के लिए अलग है, जिसको सज़ा याफ्ता कैदी उसके लिए अलग है। एक हफ्ते में कितनी मुलाकात हो सकती है, मुलाकातें कहाँ पे होंगी? सर यहाँ तो ऑर्डर है ना। पहले देखना है कि जेल का रूल्स क्या है। क्या तो जेल रूल्स की अमेंडमेंट करवा देना कोर्ट अपना को हुक्म दे के या फिर यह कि दैट ऑर्डर हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 70,000 प्रिजनर्स। सर 3 हफ्ते पहले तक तो मुलाकातें हो रही थी ना। सवाल है कि मेरी बात सुन लेना, कोर्ट ऑर्डर एक आदमी के लिए नहीं हो सकता। फिर इसी आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि हम सब पाकिस्तानी बराबर हैं, हमारे राइट बराबर हैं। एक कैदी के लिए तो आप कहते हैं कि 24 घंटे उसकी मुलाकातें का सिलसिला जारी रहे।
उसके बयान जो 24 घंटे तो मुलाकातें नहीं हुई, उनके मखसूस दिन के ऊपर ही मुलाकात होती नहीं, ये फैसला किसने करना ना, कितने लोगों ने मिलना है? क्या पूरे के पूरी अपना स्टेटमेंट जारी होनी है? क्या उसको इजाजत होगी वो तकरीरें करे वहां से? तो फिर उसको जेल में रखने का फायदा क्या है? आप पता नहीं क्यों चीजों को कंफ्यूज करें। बिल्कुल शहजाद साहब की बात का पहला हिस्सा जो है, प्लीज लेट मी रिपीट इट। शहजाद साहब ने तो बात ही नहीं की अभी। वो अपना जगम साहब ने, उन्होंने ये कहा कि वो ज़माना जिस ज़माने की हम बात करते हैं कि भुट्टो कैद में रहा, बेनज़ीर कैद में रही, नवाज़ कैद में रहा, उस वक्त उनकी जो मुलाकातें थी उनको बाहर आके कैसे पेश किया जा सकता था। अब तो मुलाकात के 18 मिनट के बाद तमाम के तमाम उनका सोशल मीडिया जो दुनिया में फैला हुआ है और अरबों रुपये कमा भी रहा है और पाकिस्तान के अंदर ऐसी फ़िज़ा पैदा करना चाहता है कि यहाँ पे रियासत बिल्कुल अपाज होकर रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कैदी का हक है, मैं मानता हूँ कैदी को बहन को, भाई को, दोस्त को, रिश्तेदार को मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अगर कैदी उन मकासद को इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो पूरे के पूरे सिस्टम को डायनामाइट करना चाहेगा, तो फिर उसको कैद में रखने का फायदा क्या है? सर, क्या जेल के अंदर जो भी इंतजामिया मौजूद है उसका कोर्ट ऑर्डर को ना मानना निज़ाम इंसाफ बिल्कुल पर उसके खिलाफ वो अदालतें उनके खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस जारी करें और उनको सजा दें, तो यही हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन आपकी बात नहीं है, आप मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको एक कैदी, पसंद है। माजी में भी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है मुझे हैरानगी होती है, मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि आपको एक कैदी पसंद आ रहा है। एक कैदी के लिए रायतें होनी चाहिए। आप यहाँ पर वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी बात सुने। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ। पिछले चंद हफ्तों में हमने आज आकर इस मामले में बात की, जब ये मामला कई हफ्तों से ऐसा है कि एक मुंतखब वज़ीर आला भाई ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं टीवी वाले, उसी कैदी के मिलने वालों की मुलाकात के बाद जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके जरिए करते रहे हैं ना। ये मसला ये है, मसला है कि जो रियायत एक कैदी को दी गई है वो वैसे ही तमाम रियायतें बाकी कैदियों को भी दी जाएं। वैसे तो कैदियों के पास वो रियायत जो रूल्स के मुताबिक होती है वो उनको मुयस्सर रहती है शहजाद साहब, मगर मैं शहजाद साहब से सवाल कर रही हूँ। अच्छा, आप करें शहजाद साहब से सवाल। शहजाद साहब, जो कैदियों के लिए पर रूल्स उनको सहूलियत होती है वो सब कैदियों के लिए एक जैसी होती है, मगर हमने माजी में भी पॉलिटिकल लीडर्स को देखा है कि उनको बहुत हद तक फैसिलिटेट किया जाता रहा। यहाँ हम 26 माह तक एक रूटीन देखते रहे हैं कि मंगल के दिन फैमिली मिलेगी या जुमेरात वाले दिन उनके लीडर्स मिलेंगे, ये एक प्रोसेस बना हुआ था। मगर पिछले कुछ हफ्तों में इस प्रोसेस को एक ब्लॉक आ जाता है, एक जमूद की सी कैफियत है। क्या इमरान खान से मुलाकातों को रोककर हुकूमत अपने ही किसी पोशीदा खौफ को छुपा रही है या किसी आने वाले सियासी तूफान को रोकने की कोशिश में है? सियासी तूफान, आयशा, मेरा अपना ख्याल यह है कि जब इमरान खान से मिलने दिया जा रहा था और अब जब मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, तो उसके अंदर तो खैबर पख्तूनख्वा की जो दहशतगर्दी या जो जंग की कैफियत है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। यानी दोनों सूरतों में एक ही जैसे हालात हैं, बल्कि अब थोड़ी सी और ज्यादा तेज हो गए मामला। तो इफ एनीथिंग उसके साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका तल्लक है उस चीज से कि रियासत के हाथ बांधे जा रहे हैं। अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाती है, रियासत तो उससे बहुत बड़ी है, रियासत के पास ऐसे वसाइल हैं कि वो अपना काम फिर भी कर सकती है जो उसका काम है। मेरा ख्याल है किसी एक आदमी की वजह से ना जंगें बंद होती हैं ना जंगें शुरू होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये हम लोग उससे काफी बेहतर हैं उन हालात से कि एक आदमी हमारे हाथ बांध दे या किसी सूबे के हाथ बांध दे। खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मेरी नज़र के अंदर ज़्यादा बुरे तरीके से असरअंदाज हो रहा है, जबकि उसका वज़ीर आला अपना काम नहीं कर पा रहा है जिसको करना चाहिए। अमीन गंडापुर के ज़माने में भी यही मसला था, उसने फिर थोड़ा बहुत टाइम तब्दील आपस में बांटा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बेचारे जो है अभी तक मुंतज़िर हैं कि किस तरीके से अपनी गवर्नेंस के मामलात को और उस मदद को जो कि हमारे रियासती मिशन है जिसमें दहशतगर्दी का मुकाबला करना है उसकी मदद कर सके। तो मेरा ख्याल है ये बुनियादी बात है। लेकिन आपका सवाल बड़ा जो है वो जायज़ है कि हुकूमत के क्या खदशात हैं। खदशात से ज्यादा मैं समझता हूँ हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है कि मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। पहली बात, मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल प्लान के मुताबिक है और स्ट्रेटेजी ये है कि इतना फ्रस्ट्रेट कर दो। जैसे मैं बार बार एक मिसाल दिया करता हूं कि टेनिस की गेम के अंदर एक फोर्स्ड एरर होता है, आप ऐसा खेल खेलते हैं कि दूसरा गलती पे मजबूर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि एक यंग चीफ मिनिस्टर को वहां पे देख के और वहां के हालात देख के और इतना गैप क्रिएट करने के बाद मजबूर किया जा रहा है कि पीटीआई एज अ पार्टी या वजीर आला जो है वो इस तरीके से कोई गलती करे जो कि उस गलती की बुनियाद पे जो उनका टकराव है एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसको और पक्का कर दिया जाए। यानी पता लग जाए कि पीटीआई वाकई एक ऐसी जमात है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, 27 माह का काफी अरसा होता है और ख्याल ये था कि शायद बानी पीटीआई इसको नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन वो आ गया।
लेकिन मेरा ख्याल है कि साथ ही साथ एक बड़ी क्लोजर उसके ऊपर नजर भी रखी जाती होगी कि किस नहज पे पहुंच चुके हैं अपने बर्दाश्त के सिलसिले में। शायद ये ख्याल हो कि अच्छा 4-6 माह और इसको आइसोलेशन में रखो, ना मिलने दो, तंग करो, और शायद वो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन पे आ जाए, बुशरा बीबी के साथ होने की वजह से कॉम्प्रोमाइज पे आ जाए, उनकी मुलाकात ना आपस में होने देने की वजह से कॉम्प्रोमाइज पे आ जाए। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो दूसरा रास्ता है, उसकी सियासत ना सिर्फ खत्म होती है बल्कि वो खुद कॉम्प्रोमाइज नजर आता है, उसकी शख्सियत भी कॉम्प्रोमाइज, उसकी सियासत भी कॉम्प्रोमाइज, पार्टी जो है उसका जिसे कहते हैं मेल्ट डाउन शुरू हो जाता है उस बुनियाद पे, क्योंकि उस पार्टी की सियासत इमरान खान की शख्सियत की बुनियाद पे रखी जाती है कि उसका असूल पसंदी और उसका जो तौर तरीका है उसके साथ। अच्छा, तीसरी बात जो है जो जिसको हमें नजर रखना पड़ेगा वो ये है कि ये हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। ये तो चल रहे हैं, ये तो आज इमरान खान है, कल कोई और होगा। अब वो किस हद तक खत्म होता है ये तो आप वक्त बताएगा, हम आज इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दे सकते। लेकिन क्या कि कल यही जो एक अदम बर्दाश्त की जो सियासत है ये एक इंतकाम की सियासत में तब्दील हो जाती है। क्या आज इंतकाम हो रहा है, या कुछ लोग कहेंगे इमरान खान ने इंतकाम लिया, कहते हैं ना पार्टी सियासत वाले, उसने इंतकाम लिया, आज ये इंतकाम ले रहे हैं, इस इंतकाम की नीयत उससे सख्त है, आने वाला इंतकाम इससे ज्यादा कितना सख्त होगा। अच्छा, एक जमाना था जब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऐसी चीजों में वक्तों में इंटरवीन कर जाया करती थी, कभी मार्शल लॉ की शक्ल में, कभी शामिल होके, मार्शल लॉ नहीं तो खुद गए आपस में मामला बोला, अच्छा एक नए इलेक्शन करवा लो, जो कि 90 की दिहाई में हुआ। ठीक, आज शायद वो कैफियत उस तरह की मौजूद नहीं है। अब इसलिए वो जो रीसेट हुआ करता था किसी जमाने में, अब वो रीसेट, इसलिए आप एक पॉलिटिकल बिल्कुल स्टैग्नेशन में आए हुए हैं, सियासी जमूद है, कुछ भी हो नहीं पा रहा। आप एक जो मर्जी कह लें, सिंगल पार्टी रूल भी नहीं आप कह सकते आज के इस निजाम को। तो इसलिए बदकिस्मती हमारी ये है कि वी आर विदाउट एनी सियासत, वी आर विदाउट एनी डायरेक्शन, वी आर विदाउट एनी होप। ठीक हो गया जी। रजा रूमी साहब, वज़ीर आला केपी ने मरियम बीबी को खत भी लिखा और शहजाद साहब जैसी गुफ्तगू करें, कोई भी लीडर अगर जेल में हो तो ये उस वक्त की हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। माजी में वो भुट्टोज हों, नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, सब तक रसाई मुमकिन रही है, जो भी रूल्स मौजूद रहे जेल के। इमरान खान के मामले में ये गैर मामूली रुकावट क्यों है? क्या वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कैदी हैं? ये याद रखना जरूरी है कि इस वक्त इमरान खान का मुकाबला एक हाइब्रिड निज़ाम से है, और इमरान खान साहब की जो सियासत है वो उन दोनों को चैलेंज कर रही है। और यकीनन जो हुकूमती पॉलिसीज हैं और इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो उनका बराह रास्त सबसे बड़ा एक चैलेंज है इमरान खान की सियासत, उनकी पार्टी और उनका जेल में होना। और ये वजह है कि मेरे ख्याल से खुद हिकमत अमली वाज़ेह नहीं है इस सिस्टम की कि वो क्या चाहते हैं। अगर तो वो कानून पे अमल दरामद चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, तो उनको जो अदालती अहकामात हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए। क्या कयामत आ जाएगी अगर इमरान खान के रिश्तेदार, उनके साथी उनको मिल लेंगे और आकर कोई 1-2 बयान दे देंगे, सोशल मीडिया पे चल जाएगा, तो एक वक्ती उसकी 48 घंटे लाइफ होती है। जब भी कोई सख्त ट्वीट आता है उनके अकाउंट से जिसकी बड़ी खोज लगाई जा रही है कि वो इमरान खान का अकाउंट कहाँ से चलता है, किस मुल्क से चलता है, कौन चलाता है, वगैरह वगैरह, और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर एक नया सिलसिला स्टार्ट होता है। आपको याद होगा कि ये जो अभी हालिया सख्तियां की गई हैं, इससे कबल बहुत उनके सख्त ट्वीट आए हुकूमत वक्त और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, नाम लेकर बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड किस्म की गुफ्तगू वहां से हुई नशर। ये मेरे ख्याल से एक वक्ती रिस्पॉन्स भी है, उनको दिखाया जा रहा है कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो हम ये कर सकते हैं, हमारे पास रियासत की ताकत है। दुरुस्त। यही आलम सुहेल अफरीदी का भी है, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि उनके भी बयानात जो है आप सबके इल्म में है कि किस कदर सख्त बयानात थे, और उनको भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो मर्जी कर लें, हम आपको नहीं मिलने देंगे जब तक आप अपनी कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे या आप गंडापुर 2.0 नहीं बनेंगे। ये बात है, सादी सी बात है, कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं। रजा रूमी साहब, देखना होगा कि इमरान खान की चैलेंजिंग सियासत क्या सियासी जमूद के शिकार माहौल में कोई तब्दीली, या फिर फिलहाल सियासत सियासी जमूद का शिकार ही रहेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़े अहम मामले पर बात करेंगे। एयरपोर्ट्स पर बढ़ती हुई ऑफलोडिंग, उसकी शिकायत क्या जेन्युइन केसेस हैं या सिक्योरिटी के मामलात हैं? दरअसल हो क्या रहा है, इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर गुज़िश्ता चंद माह से मुसाफिरों को ऑफलोड किए जाने के बढ़ते हुए वाक़यात ने न सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों की नक़्ल व हरकत को मुश्किल बना दिया है बल्कि इमिग्रेशन के पूरे निज़ाम की शफाफियत, पेशा वराना सलाहियत और इख्तियारात के इस्तेमाल पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक सूरत हाल ये है कि वो मुसाफिर भी बोर्डिंग कार्ड मिलने के बाद अचानक रोक दिए जाते हैं जो मुकम्मल वीज़ा, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और कानूनी दस्तावेजात रखते हैं। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक जाने वाले मजदूर, वर्क वीज़ा रखने वाले नौजवान और रोज़गार की तलाश में सफ़र करने वाले शहरी गैर मुतवक्के रोक टोक का सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे हैं। सिर्फ कराची एयरपोर्ट से 10 माह में 8,000 मुसाफिर ऑफलोड किए गए हैं। FIA के मुताबिक ऑफलोडिंग किसी इम्तियाज़ या ज़ाती राय की बुनियाद पर नहीं की जाती बल्कि इंसानी स्मगलिंग, जाली वीज़ा, गैर कानूनी भर्ती एजेंटों और मुश्तबा सफरी दस्तावेजात के खतरात के बायस इमिग्रेशन चेक को सख्त बनाना ज़रूरी है। अगर कोई मुसाफिर अपनी सफरी गर्ज को वाज़ेह तौर पर साबित ना कर सके या उसकी दस्तावेजात में मामूली भी ताज़ाद हो तो मुस्तकबिल में मुमकिना नुकसान या गैर कानूनी सरगर्मियों से बचने के लिए उसे रोकना ज़रूरी है। दूसरी जानिब मुतासिरा मुसाफिर, ट्रेवल एजेंट्स और बैरून मुल्क मजदूरी करने वाले शहरी ये मौक़िफ़ रखते हैं कि मौजूदा सख्ती कानून से ज़्यादा इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल की अलामत बनती जा रही है। मुतासिरीन के मुताबिक ऑफलोडिंग के फैसले शफाफ नहीं, एक ही दस्तावेज़ एक मुसाफिर के लिए काबिल कबूल और दूसरे के लिए नाकाफ़ी करार कर दी जाती है और बाज़ औक़ात ऐसे कागजात भी मांगे जाते हैं जिनका वीज़ा पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। स्टूडेंट्स, गरीब मेहनत कश जो लाखों रुपए खर्च करके वीज़ा और टिकट लेते हैं, अगर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई के बावजूद रोक दिया जाए तो ये सिर्फ फ़र्द नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के माशी मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान है। इंसानी स्मगलिंग रोकना रियासत की नागुज़ीर तरजीह है, मगर इसके साथ ये भी हकीकत है कि कानूनी तौर पर क्लियर मुसाफिर का बिला जवाज़ ऑफलोड होना किसी भी निज़ाम के वक़ार, शफाफियत और एतमाद को कमज़ोर करता है। FIA के लिए ज़रूरी है कि क़वायद वाज़ेह, फ़ैसले यकसां और जाँच का तरीक़ा शफ़ाफ़ हो, जबकि मुसाफिरों को भी मुकम्मल, दुरुस्त और काबिल तस्दीक सफरी दस्तावेज़ात के बगैर सफ़र की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मौसर इमिग्रेशन वो है जो ना इख्तियार को कमज़ोर करे और ना शहरी के हक़ सफ़र को गैर यकीनी बनाए। असल इम्तिहान भी यही है कि तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत दोनों एक साथ मुमकिन बनाए जाएँ, मगर क्या ऐसा हो पा रहा है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। एयरपोर्ट्स पर बढ़ती हुई ऑफलोडिंग की शिकायत, सिक्योरिटी की ज़रूरत या निज़ाम की शफाफियत पर सवालिया निशान। शहजाद चौधरी साहब यहाँ मुसाफिर कह रहे हैं कि इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, मगर FIA कह रही है कि वो सख्ती इंसानी स्मगलिंग और जाली दस्तावेजात रोकने के लिए ये ज़रूरी हैं। और ऐसे बहुत से मामलात यहाँ से बाहर जाने वालों के यहाँ रिपोर्ट हुए हैं जिन पर बतौर पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी होती है। मगर क्या हमारा जो निज़ाम है ये इतना इक्विप्ड है कि इतनी तेज़ी से जाँच करके गैर ज़रूरी तौर पर एक्शन ना ले जो किसी का नुकसान करे? आयशा, ये वही FIA है ना जिसने रिसेंटली, ये भी कुछ चंद माह पहले, मेरा ख्याल है इसी साल में, एक कराची का जो क्रिप्टो का कोई लड़का था जो बहुत क्रिप्टो के अंदर वो अपना अकाउंट्स करता था, उसको 4 आदमियों ने अगवा किया और उसका पता लगा तो ले गए अपने दफ्तर में और वहां पे जाके उन्होंने उससे जितने अकाउंट से पैसे थे वो अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करा लिए। ये वही FIA है जिसने के चंद ही शायद दिन पहले या कुछ हफ्ते 1-2 पहले एक एंकर हैं किसी चैनल के, उनको वापसी पे रोक लिया और कहा कि आप कोई इजाज़त नहीं है अंदर आने की, या हम आपके बारे में तफ्तीश करना चाहते हैं। वो अच्छी खासे चैनल के एक एंकर हैं जिनको इसमें से गुजरना पड़ा। तो FIA में भी इंसान बैठे हैं और बदकिस्मती हमारी ये है कि जो अहलियत हम तवक्को करते हैं वो नहीं होती लोगों के अंदर। मुझे मेरा सफ़र बाहर का रहता है बहुत फ्रीक्वेंटली, मैं तकरीबन हर साल कहीं ना 1-2 मरतबा जाता हूँ। तो एक अब ज़रा ज़्यादा चेकिंग स्टार्ट हो गया, मुझे भी अब पूछा जाता है कि आप क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो अब 73 साल की उम्र के अंदर अगर आपको खतरा नज़र आता हूँ तो शुक्र करो मैं जा रहा हूँ, मतलब वापस आऊँगा तो रोक लेना। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कुछ छोटा नंबर नहीं है ये जो उनको उतारा जाता है खतरे और सिक्योरिटी के मामले। 6,15,000 लोग उनको रोका, ये जो गए हैं, जो चले गए हैं इस साल के अंदर 6,15,000। तो आप अंदाजा लगाइए कि 6,15,000 को, और जो रोके जा रहे हैं, ना रोके जाते तो उनके अंदर कितना नंबर ऐड होता। बदकिस्मती से पिछले 2-3 साल के अंदर एक सेंसिटिविटी आ गई है कि जो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उससे एक इमेज खराब होता है पाकिस्तान का। और शायद ये भी इसमें भी हकीकत है कि जिस किस्म के लोग जाते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी चले जाते हैं जिनको नहीं जाना चाहिए, जिनके पास शायद कागजात पूरे नहीं होते, फिर वहां जाके मामलात और खराब करते हैं, पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं। तो ये भी एक हकीकत है जिसका आपने जिक्र किया। बड़ा सवाल यह है कि लोग हिजरत क्यों करते हैं।
हिजरत की क्या अहमियत है हमारे अपने इस्लामी तारीख के अंदर, सही। और उसके बाद हिजरत क्यों की जाती है, किस लिए की, जिसके लिए की जाती है, सबको पता है। और दुनिया भर में, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, दुनिया भर में हिजरत के बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पर कई नई कौमें बनी। और सबसे बड़ा मसला, किसी किस्म की तकलीफ और उस तकलीफ की फिर शिद्दत जब महसूस की जाती है तो लोग वो जगह छोड़ के मूव आउट कर जाते हैं। इकोनॉमी स्टेबिलिटी नहीं है, उम्मीद नहीं है, कोई लीडरशिप का कोई ऐसा कोई अंसर नजर नहीं आता जो उनको उम्मीद दिला सके। सही। एक वक्त था कर्ज उतारो मुल्क संवारो के ऊपर लोग अपना हर चीज लुटा दिया करते थे ठीक। इस मुल्क की खातिर। अच्छा, फिर उसके बाद एक सियासी अमल था, जो सियासी अमल में कनेक्टिविटी, जो उनका कनेक्शन था लोगों अपनी लीडरशिप के साथ, वो एक उम्मीद कायम रखता था कि ये हमारा लीडर आएगा तो हमारे लिए बेहतरी करेगा। सही। जहां आप सियासी अमल को मुकम्मल तौर पर रोक दें किसी मुल्क के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर, तो फिर लोगों का क्या ताल्लुक रह जाता है किसी, और कोई उम्मीद क्या रह जाती है किसी के साथ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें ये जांचना चाहिए कि लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उस तरफ करें बजाय लोगों के रोकने के। हो सकता है कि तकलीफ के हाथों अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल लोग जाते हो, और जाना जहां पे जाते हैं फिर अल्लाह ताला अगर उनके लिए बेहतर रिस्क मुहैया करता है तो उनको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन अपने मुल्क के हालात बेहतर करें ताकि लोग छोड़ के ना जाए। रजा रूमी साहब, ये जो सिस्टम के ऊपर बार बार सवाल और शिकायत होती है, क्या ये समझते हैं कि जो ऑफलोडिंग के इतने ज्यादा नंबर हैं, वैसे अगर देखा जाए तो एक बरतानिया से भी रिपोर्ट आई है कि उनके इमिग्रेशन कवानीन की खामियों का सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने फायदा उठाया। सऊदी अरब को देखें, यूएई को देखें, वहां से भी हमें पाकिस्तानियों को लेकर बेतहाशा शिकायत हैं। आपके ख्याल में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क तक जो पहुंचने का दबाव है, उस बायस ये दबाव मुसाफिरों पर मुंतकिल हो रहा है, या इदारे जो हैं वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है इस सिचुएशन से निपटने के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का जो मसला है वो उसके ऊपर एक सीरियस एफर्ट की जा रही है कि उस तरह के लोग जो कि जाली वीज़े या उस तरह के डॉक्यूमेंट्स पे सफ़र करें जो कि फिर बाद में काबिल कबूल ना हो, या उससे फिर पाकिस्तान के ऊपर हर्फ आए या पाकिस्तान को उसकी शिकायत की जाए, उसका अजाला किया जाए। और ये बिल्कुल एक ऐसा अमल है कि जो होना चाहिए। हमें इस चीज़ का इदराक है कि लोग बहुत से, ख़ुसूसन नौजवान लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। पिछले कई सालों के आदादो शुमार देख लीजिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि रियासत या मुल्क इस चीज़ की इजाज़त दे दे कि आप 2 नंबर कागजात के साथ मुल्क को बदनाम करें। लेकिन ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो गत्तागिरी का एक सेंटर भी बने हुए हैं, और इसकी शिकायत वक्तन फवक्तन आती है। देखिए, शहजाद साहब की तरह मुझे भी सफ़र करने का साल में कई बार मौका मिलता है और पाकिस्तानी एयरपोर्ट से डील करना पड़ता है। जितनी यहाँ पर एजेंसीज काम करती हैं, 7-8 के करीब जो है वो CAA है, कस्टम्स है, नारकोटिक्स है, FIA है, इमिग्रेशन का पूरा सिस्टम है, और उसके ऊपर आम मुसाफिर को जो हजीमत और मुसीबत उठाना पड़ती है वो भी मेरे ख्याल से उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मुझे दुनिया के बहुत से ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन इस तरह की मिसमैनेजमेंट और हर किसी की जो दुकान लगी हुई है वो भी कम ही देखने को मिलती है। क्या वजह है कि लोगों को बोर्डिंग पास कैसे जारी हो जाते हैं अगर उनके कागजात की जांच पड़ताल नहीं होती? आजकल तो एयरलाइन का टिकट नहीं मिलता अगर आपके पास पूरा पासपोर्ट और वीजा और सही कागजात आप जमा ना करवाएं। एयरलाइन से भी बहुत सख्ती की हुई है, लेकिन उनको जब मिल जाए बोर्डिंग कार्ड और उसके बाद उनको ऑफलोड किया जाए तो उसका मतलब कुछ दाल में काला है। वेरी वैलिड पॉइंट कि बोर्डिंग पास मिल जाए और उसके बाद ऑफलोड किया जाए। ये बहुत बड़ा नंबर रिपोर्ट पर गुज़िश्ता 10 माह में 8000 लोगों को ऑफलोड करना, इसका मतलब है वो कभी 2000 होंगे, 4000 होंगे, 6000 होंगे। नंबर यहाँ तक कैसे पहुंच गया है? इसे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, हाल ही में FIA के 86 अफसर और अहलकार जो हैं गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलतकारी, रिश्वतखोरी, मुसाफिरों को तंग करने, एजेंट से ताल्लुकात और माली बदउनवानियों के इल्ज़ामात के तहत उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। इदारे में अगर ऐसे लोग मौजूद हैं, और अभी जिस तरह ऊपर बात रजा रूमी साहब भी कर रहे थे कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाएँ तो जितने डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं या इदारे हैं, आपके लिए चेक उतना ज़्यादा है और फैसिलिटेशन वो ना होने के बराबर है। एक खौफ की सी सूरत हाल बनी होगी वहाँ पर, तो फिर लोगों की शिकायत कहीं ना कहीं तो दुरुस्त मालूम होती हैं। अगर FIA और इमिग्रेशन में ऐसे लोग मौजूद ना होते तो आज ये हशर हुआ होता कि पाकिस्तानी कहीं पे आपको समुद्रों में डूबते नज़र आ रहे हैं, कहीं वो रुल रहे हैं सहराओं में और सारे पाकिस्तान से जाते हैं। यहाँ से कोई सड़क के ज़रिए जाता है और ज़्यादा ख़ुद जहाज़ लेकर जाते हैं। मसला ये है कि हमारे जो मालिकान हैं
सदियों सोए रहते हैं, और जब ये अचानक जागते हैं तो इनको समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। अब आप देखिए जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, कोई SOPs नहीं है, कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं है, कोई वाज़ेह कानून नहीं है, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है। इमिग्रेशन पकड़ पकड़ कर बोर्डिंग गेट से मुसाफिरों को ठप्पा लगाकर उनको ऑफलोड कर रही है। अब इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास जेली वीज़े हैं, जेली रेजिडेंट कार्ड हैं, कोई और मसले हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पास वर्क वीज़े भी मौजूद हैं, जिनके पास स्टूडेंट के वीज़े भी मौजूद हैं, जिनके पास तमाम कागजात मौजूद हैं, जिन्होंने बाहर जाके काम करना है अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, उस मुल्क के लिए, और वो उस वर्क फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं या पहले ही उस वर्क फोर्स का हिस्सा हैं जो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा कर देता है। अब होता ये है कि जब ऊपर वाले अचानक से जागते हैं तो फिर नीचे वाले इसी तरीके से दौड़े लगाना शुरू कर देते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, और फिर उनके माल लगाने की, उनकी दिहाड़ी लगाने का वक्त आ जाता है। इस बहाने से वो सबको तंग करते हैं, जायज़ लोगों को तंग करते हैं, और फिर जायज़ लोगों को भेजने के, बोर्ड कराने के, फिर उसको पैसे लेते हैं। आप देखिए कितनी शिकायत आपके सामने आ रही है, आप सोशल मीडिया पे जाकर देखिए कितने लोग ये कह रहे हैं। तो सफ़र का जो बुनियादी हक पाकिस्तान का आईन देता है, जो आर्टिकल 15 में लिखा है, किसी वाज़े वजह के बगैर आप किसी शहरी को रोक नहीं सकते, बगैर वाज़े वजह के नहीं रोक सकते। बिल्कुल दुरुस्त है अगम साहब। इफ्तिखार साहब, क्या इमिग्रेशन एहलकार जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वीज़ा पॉलिसी, स्क्रीनिंग के तकाजे कि दुनिया जहान में किस तरीके से सफ़र को सहूलत बनाया जा रहा है, सफ़र को अंग्रेज़ी वाला सफ़र या सफ़रिंग नहीं बनाया जा रहा, क्या अपडेटेड हैं, ट्रेंड हैं अब? एब्सोल्युटली नो। कोई SOP का जो सवाल रेज़ किया जाएगा हमने, ठीक है, बताएं जिन लोगों को 8,000 लोगों को रोका है, वजह बताएं। एक एयरपोर्ट से, हाँ वजह बताएं ना वो एयरपोर्ट। मेरा सवाल है उस एयरपोर्ट के चलाने वालों से कि उन 8,000 लोगों ने जो वायलेशन की है उसको आवाम से शेयर करें। हर चीज़ आप आवाम से छुपाते हैं, आवाम को पता ही लगता कि आप जो इक़दाम उठा रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है। मैं कोई ऐसा बड़ा मुतालबा नहीं कर रहा, आप एक रोज़ हैंड आउट जारी कर दिया करें कि A को इसलिए रोका गया, B को इसलिए रोका गया। और जहाँ तक रही इंसानी स्मगलिंग की बात, जितना माल इंसानी स्मगलिंग के हवाले से ये अदारा कमाता है और कमा रहा है, इसको सबूत देखने के लिए तशरीफ़ लाएं और देखें कि मुकदमात कहाँ पड़े हैं। जो काम करने वाला है वो करते नहीं हैं। ये हमारे दोस्त कह रहे हैं कि लोग जाते हैं किश्तियों में बैठ के, तो किश्तियों तक वो पहुँचते कैसे हैं? कहीं ना कहीं से तो ट्रैवल करके जाते हैं। वो पूरा सिस्टम बना हुआ है, रास्ते बने हुए हैं, वो बना हुआ है। तो वहाँ पे सबको, उनको नहीं पता कि 25-25 लाख से लेके 80-80 लाख रुपया दे के हमारे देहातों के रहने वाले नौजवान जा रहे हैं। अगर नहीं इनको समझ आ रही है तो फिर क्या कहा जाए? सवाल है, सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ये हर सिस्टम के अंदर धांधली है। आवाम को ये कॉन्फिडेंस में लेने को तैयार नहीं है। मैं मुतालबा करता हूँ आई डोंट नो हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ FIA कि ये जो वज़ीर दाखिला जो भी है, इन 8,000 लोगों के बारे में आप एक नोटिफिकेशन जारी करें कि किन वजूहात की बिना पे आपने इनको डिपोर्ट किया है, क्यों इनको वापस जारी किया है कार्ड, और फिर कार्ड पर ठप्पा लगा के जब वो जा रहे थे जहाज़ पर चढ़ने के लिए आपने उनको कैसे रोका है? मतलब यू आर आंसरेबल। ये इतनी है कि आपका महकमा को ज़ाती महकमा है, आप जवाब दे हैं लोगों को, और आप ये जो कुछ कर रहे हैं और फिर इसके बाद फिर जो कहानियां बनती हैं तो फिर वो हमको सुननी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी हरकत ही ऐसी हैं कि आप सब कुछ करने के बाद 8,000 लोगों को रोक लें। एक शहर की बात कर रहे हैं, कराची की, बिल्कुल। तो आप इसका जवाब दें। तो अपनी गुफ्तगू को डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन के इस बयान के साथ ही कि गुज़िश्ता 10 माह में हज़ारों लोग ऑफलोड, हज़ारों तक नंबर पहुंचा क्यों और कैसे, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पे जरूरत बताएं कि वजह भी तो बता देना। यही सवाल रखा जा रहा है कि अपने इदारे के अंदर देखें कि लोग ये रास्ते इख्तियार क्यों करके वहां तक पहुंच रहे हैं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।